हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों को थोड़े एक नए नंबर से आपकी जान पहचान करवा देते हैं, एक नए नंबर से जिससे आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं। 10th तक आपने उस नंबर को नहीं देखा। किसी ने वैसे कभी सुन लिया हो 11th में आके किसी चैप्टर में ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, बट फिर भी मैं उसको ढंग से आज आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो क्या होता था बच्चों, किसी ज़माने में जब लोगों को कम मैथ्स आता था, कम चीज़ें होती थी, कम उनको जानकारी थी मैथ्स की, इक्वेशन सॉल्व किया करते थे बेचारे। जैसे मान लो एक इक्वेशन सॉल्व करी उन्होंने कि 2x + 3 = 0। वो इसको खट से सॉल्व कर देते थे। x = -3/2, ख़त्म, है ना। वो फिर क्या करते थे, मान लो ऐसी इक्वेशन आती थी x² - 4 = 0, तो x² = 4, x = +-2, इसको भी कर दिया सॉल्व। सही है। लेकिन जब उन्हें ऐसा कुछ मिल जाता था ना, x² + 1 = 0, वो कहते थे इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को। तो वो करते थे x² = -1। यहीं पे उनकी कहानी फंस जाती थी। वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर -1 होता हो। या आप यूँ कह लो, अगर मैं लिख दूँ x = ±√(-1), तो -1 का स्क्वायर रूट तो निकलता ही नहीं। आपने पढ़ा है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? या आपने ये भी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब सॉल्व करते हैं ax² + bx + c = 0, आपने 10th में पढ़ा है हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका, b² - 4ac निकालते हैं ना। फिर अगर बाई चांस आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल। और अगर हमारा d < 0 आता है तो हम कहते हैं रूट्स आर अनरियल, कि भैया इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। पढ़ते थे ना ये सब। क्यों कहते थे हम, जब d < 0 होता है तो हम क्यों कहते थे कि रूट्स अनरियल है? क्योंकि जब आप फिर आगे फॉर्मूला लगाते थे वो ये होता था -b ± (d/2a) होता था ना। कुछ लोग d की जगह b² - 4ac भी लिख देते हैं, बात एक ही है, d तो है वो। तो ये फॉर्मूला होता था। अब d < 0 का मतलब क्या है? d < 0 का मतलब है d नेगेटिव है। <0 का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें d का स्क्वायर रूट निकालना है, और d का स्क्वायर रूट मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जो यहाँ पे बात आ रही थी। तो वहीं पे फंस गई ना बात। इसीलिए कहते थे रूट्स अनरियल है। क्यों कहते थे? क्योंकि d अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो उसका रूट नहीं निकलेगा। नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल पाते थे। 10th तक आप भी नहीं निकाल पाते थे, आप रूट्स को अनरियल कहते थे, है ना। तो इसी समस्या का हल जो था वो निकालना था उनको। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक भाई साहब थे, यूलर। कौन थे? यूलर जी। यूलर, इन्होंने भाई बहुत चीज़ें दी हैं मैथ्स में। इनका बहुत योगदान है मैथ्स की दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें दी हैं इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने ही एक नंबर इंट्रोड्यूस किया। कुछ नहीं, अजम्पशन थी बेसिक। इन्होंने कहा कि भैया √(-1) हमें सॉल्व करना आता नहीं है। √(-1) हमें सॉल्व करना आता नहीं है, कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें नहीं निकालना आता। तो इन्होंने कहा एक काम करो, इसको यार मान लो, कुछ बात ही ख़त्म करो, इसको कुछ मान लो। तो इन्होंने इसको मान लिया आयोटा, आय, ठीक है ना। आय से लिखते हैं, क्या नंबर है ये? आयोटा। √(-1) को इन्होंने आयोटा मान लिया, कि कभी भी ज़िंदगी में कहीं पे भी √(-1) दिखे उसको आयोटा लिख दो। अजम्पशन है, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है ये बस एक अजम्पशन थी। उन्होंने कहा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो -1 का, तो उसको आयोटा मान लो। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर हो गया फिर, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया ना, अजम्पशन थी उनकी। सच में कोई नंबर तो होता ही नहीं है ये। नेगेटिव नंबर का कोई रियल रूट नहीं होता, मतलब नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है।
बस एक इमेजिनेशन, एक अजम्पशन है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट है, मतलब बेसिक क्या है, यूनिट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, तो जब भी कभी आयोटा लिखा दिखे मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि सच में वो कोई नंबर है ही नहीं। देखो अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1 के। तो सच में कभी किसी नंबर का स्क्वायर -1 थोड़ी होता है। आप चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव आता है। तो सच में किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ये बस एक अजम्पशन है, इसीलिए इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। व्हाट इज़ आयोटा? एन इमेजिनरी नंबर हुज स्क्वायर इज़ -1। ठीक है, कभी कोई पूछे आयोटा क्या है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी स्क्वायर किसके इक्वल होती है -1 के। इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे भाई, ये बस एक अजम्पशन है। ठीक है, अब ये आगे काम आएगी नेगेटिव नंबर्स का रूट निकालने में हमारे। ठीक है, मैंने कहा पहले आपको आयोटा बता दूं क्या होता है, फिर चलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कैसे फ़ायदा होता है, जैसे मान लो हमें किसी भी -3 का रूट लिखना है, तो क्या होगा अब आज के बाद क्या, पहले तो आप छोड़ देते थे 10 तक कि रूट में अगर माइनस आ गया हम कहते थे भैया अनरियल है, और अनरियल मतलब इमेजिनरी, जो हमने 10 तक तो पढ़ा नहीं था। अब हम इसको छोड़ा नहीं करेंगे, अब हमें अगर रूट में -3 दिख गया तो हम क्या करेंगे, देखो -3 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 3, -3 को लिख सकता हूँ ना -1 × 3, और -1 जो है उसको हम आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? -1 को आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्योंकि आयोटा का स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3। तो यानी कि कोई नंबर अगर नेगेटिव हो रूट में, तो अब से हम उसको माइनस को नहीं छोड़ेंगे अंदर, ना ही उस क्वेश्चन को वहाँ छोड़ेंगे, हम इस माइनस को रूट से बाहर लाएंगे। तो कुल मिला के आपको पता क्या चला कि जो -3 है वो किसके इक्वल हो गया, आयोटा √3 के। -3 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो गया, आयोटा √3। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से माइनस जब रूट से बाहर आएगा तो आयोटा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आपको समझ आ ही गया कि -3 था, इसको हमने -1 × 3 लिख दिया, -1 को हमने आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, और आयोटा का क्योंकि स्क्वायर था तो वो रूट से बाहर आ गया। तो अब से याद रखना है, ज़िंदगी में कभी भी रूट में कोई नेगेटिव नंबर दिखे, -a दिखे, तो उसको खटैक से क्या लिख देना है, आयोटा √a। अगर रूट में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर दिखे तो उसको सीधा सीधा फटाफट क्या करना है, माइनस हटाना है अंदर से और बाहर आयोटा लगाना है। मेथड तो समझ आई गया कैसे, ठीक है ना। खटैक से ये लिखना है, याद रखना जब भी अब कभी भी रूट में कोई नेगेटिव नंबर दिखे, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, कई चैप्टर में हम इसको अभी भी छोड़ेंगे ही क्योंकि वहाँ रियल नंबर की बात हो रही होगी तो छोड़ेंगे, बट अगर इमेजिनरी नंबर भी वहाँ उस चैप्टर में लिखा है कि इमेजिनरी भी हो सकता है, या क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि रियल है, तो हम जब भी हमें रूट में कोई नेगेटिव नंबर दिखेगा हम माइनस को रूट से बाहर ला के आयोटा लिख देंगे। ठीक है, बाकी तो फिर फर्दर हम उसको सॉल्व कर ही लेंगे। जैसे मान लो हमें रूट में -25 दिख गया तो क्या करोगे आप, पहले तो माइनस को रूट से बाहर लाओ ताकि रूट में पॉजिटिव नंबर रह जाए 25। अब 25 का रूट आपको पता ही है क्या होता है, 5, ख़त्म। सही है, तो अब से हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स का रूट निकाल पाएंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। जब भी माइनस दिखे उसको रूट से बाहर ला के आयोटा कर दो, अपने आप अंदर पॉजिटिव नंबर बच जाएगा, फिर उसका जो करना है करते रहो। ठीक है, तो ये होता है मेरे भाई आयोटा। क्या होता है ये, आयोटा। अब लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पे अभी भी नहीं जाएंगे, पहले हम ज़रा आयोटा से थोड़ा अच्छे से अपनी जान पहचान थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब देखो इमेजिनरी नंबर जो होता है ना बच्चों, वो आयोटा होता है। ठीक है, अगर आपको क्यों लिखा हमने आयोटा, आपको दिखा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हटाने के लिए। अगर आयोटा की पावर आपको ना 1 से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में दिख रही है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा है तो आपको इसका मतलब उसे अभी और सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा नहीं छोड़नी है। फाइनल जो आंसर निकालोगे वहाँ पे आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। कभी भी किसी इक्वेशन में आंसर निकालोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी क्वेश्चन का, फाइनल आंसर में आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी।
अब हम उसको कैसे कम करेंगे वो देखो। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहली बात तो आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अरे क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, -1 आ गया, है कि नहीं। अच्छा आयोटा का क्यूब होता तो, आयोटा का अगर क्यूब होता तो क्या करता मैं, आयोटा क्यूब होता तो क्या मैं उसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ ना। और आयोटा स्क्वायर क्या था, -1, और आयोटा तो आयोटा है ही। किसी भी क्वेश्चन में आयोटा की वैल्यू पुट नहीं करनी है, उल्टा स्क्वायर रूट अगर किसी नेगेटिव नंबर का हो तो उसकी जगह आयोटा लिखना है। तो आयोटा की वैल्यू कभी पुट नहीं करते, ठीक है। आयोटा को आयोटा लिखते हैं, अगर पावर 1 से ज़्यादा हो तो सॉल्व करेंगे। जैसे पावर 2 थी तो हमने उसको क्या लिख दिया, -1। 3 होगी तो देखो क्या कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा, तो हमें क्या पता चला, -1 इंटू आयोटा क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो एक चीज़ पता लग गई कि भैया जो आयोटा क्यूब है, जो आयोटा क्यूब है वो हमारा इक्वल हो गया माइनस आयोटा के, सही है। अच्छा आयोटा की पावर 4 होती तो, आयोटा की पावर अगर 4 होती तो क्या होता, आयोटा की पावर 4 होती तो उसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो क्या पता चला मेरे भाई, पता क्या चला कि आयोटा का स्क्वायर तो चलो -1 होता है, पहली बात। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर दिखे तो फटाफट -1 लिख दो। अगर आयोटा क्यूब दिखे तो मैंने तुम्हें निकाल के तो दिखाई दिया ये माइनस आयोटा, बट आप इसको याद ही कर लो, फास्ट कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा कि जब भी आयोटा क्यूब दिखे तो उसे क्या लिखना है, माइनस आयोटा। समझ गए ना कैसे, कि आयोटा क्यूब था उसको मैंने ब्रेक कर लिया, 2 पावर अलग कर ली, 1 पावर अलग कर ली, फिर आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 लिख दिया, -1 इंटू आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा। इसीलिए आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। ये 3 तो याद ही कर लो भाई, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी तेज कर पाओ, कि जब भी आपको आयोटा दिखे आपको फटाफट पता लगे करना क्या है। इन तीनों को तो याद ही कर लो, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज़ 1, सही है। अब सुनो काम की बात, आपको दिख रहा है आयोटा की पावर 4 कितना है, 1 है। अच्छा अगर आयोटा की पावर 5 होता तो क्या होता, आयोटा की पावर 5 होता तो आयोटा की पावर 4 अलग लिख दूंगा, 1 आयोटा अलग लिख दूंगा। और आयोटा की पावर 4 तो आपको पता ही है 1 होता है, तो बच गया ना आयोटा, बच गया कि नहीं बच गया। आपको मतलब ये दिख रहा है कि जैसे ही आयोटा की पावर 4 पे गई ना तो वो वैल्यू 1 हो गई, 4 पे जाने के बाद क्या हो गई, 1। अब 5 होगी तो 5 में से 4 पावर तो मैं हटा ही दूंगा क्योंकि वो 1 हो जाएगा, बचेगी तो सिर्फ 1 पावर ना आयोटा। ऐसी मान लो 6 होती, क्या होती, 6। तो इसमें आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको। तो आयोटा की पावर 4 लिखा ना मैंने, इसको क्या लिखा, 4। आयोटा की पावर 4 तो 1 ही होता है, बचा क्या सिर्फ आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। तो कुल मिला के आयोटा की पावर 2 बच गई, यानी जब 5 थी तो 1 ही बची, कुल मिला के 4 तो खत्म हो गई क्योंकि वो 1 थी, 6 थी तो 4 तो खत्म हो गई, 2 ही बची। 4 क्यों खत्म होगी, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है। ऐसे कितनी भी बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, मान लो आयोटा की पावर 15 है तो 4 का मल्टीपल इसमें कौन सा आ रहा है, 12 तो आ ही रहा है। आयोटा की पावर 12 को अलग ले लो और आयोटा की पावर 3 को अलग ले लो। अब आयोटा की पावर जो 12 है उसको आयोटा की पावर 4 का क्यूब लिख सकता हूँ ना ऐसे, और आयोटा क्यूब ये वाला तो अलग ही है। आपको पता है आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 का क्यूब इज़ 1, बच गया क्या, सिर्फ आयोटा क्यूब। तो क्या पता लग रहा है, जब भी बहुत बड़ी पावर आएगी उसमें से 4 का मल्टीपल तो हटा ही दो ना, क्योंकि वो तो 1 ही हो जाएगा, बाकी जो पावर बच जाएगी उसको छोड़ दो। नहीं समझे, देखो अब तुम्हें पढ़े लिखों की भाषा में लिख देता हूँ कि भाई आयोटा की पावर कभी भी 4n दिखे, 4n यानी मल्टीपल ऑफ 4 दिखे, मल्टीपल ऑफ 4,
n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, याद रखना। n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर कह लो आप, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। तो आयोटा की पावर अगर 4n दिखे, 4 का कोई भी मल्टीपल हो, सीधा उसको 1 लिख सकते हो आप, सीधा उसको 1 लिख सकते हो। अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 1 दिखे, क्या दिखे? 4n प्लस 1, 4 का मल्टीपल है प्लस 1 है, तो क्या करोगे? इसको सीधा आयोटा लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये आयोटा की पावर 4n हो जाएगी इंटू आयोटा की पावर 1 हो जाएगी। तो आयोटा की पावर 4n तो 1 ही हो जाएगा, तो बचेगा तो सिर्फ एक ही आयोटा ना। सही बात है कि नहीं है? और कभी भी आयोटा की पावर 4n प्लस 2 दिखे तो क्या होगा? समझिए क्या होगा? देखो 4 का जो मल्टीपल है वो तो 1 ही हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना। और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है भाई? -1 होता है। ऐसे ही अगर आयोटा की पावर कभी 4n प्लस 3 दिख जाए, तो आयोटा की पावर आपको कभी भी 4n प्लस 3 दिख जाए तो क्या करोगे? तो 4n तो 1 हो जाएगा ना, बचेगी सिर्फ कितनी पावर? 3। और आयोटा क्यूब क्या बताया था आपको, क्या होता है? माइनस आयोटा। तो अगर ये 4 बातें आपको समझ में आ गई तो आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी, नहीं तो बच्चे आयोटा की पावर ही कैलकुलेट करते रह जाते हैं, ठीक है। मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो ये 3 तो बेसिक आपको याद ही रखने हैं, बता दिया ना कि भैया आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, है ना, और आयोटा की पावर 4 इज़ 1, ये तो याद ही रखने हैं। क्या क्या थे? एक था आयोटा स्क्वायर इज -1, एक था आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और एक और क्या था भाई? आयोटा की पावर 4 इज़ 1। ये तो याद ही रख लो। अब कितनी भी बड़ी पावर आए 2 मिनट में सॉल्व करेंगे हम। जैसे आयोटा की पावर 17 है, 17 को 4 से डिवाइड कर दो तो 16 तो ख़त्म ही हो गया ना, रिमाइंडर क्या आएगा? 1, तो बस 1 पावर बच गई, ख़त्म। समझ गए कैसे? जो आयोटा की पावर 16 थी वो तो 1 हो गया सारा पार्ट, बची सिर्फ पावर कितनी? 1। क्या पावर बच गई? 1। और आयोटा की पावर 1 को हम कुछ नहीं करते, उसको हम आयोटा ही लिखे रहने देते हैं। आयोटा की पावर अगर 1 होगी तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको हम आयोटा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। ये आय लिख रहा हूँ मैं, कहीं सी देख लो तुम इसको, बस मैं थोड़ा सा अलग इसलिए लिख देता हूँ ताकि अलग दिख जाए, आयोटा लिख रहा हूँ, आई ही होता है आयोटा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आयोटा की पावर मुझे करना होता कुछ भी, मान लो 35, तो इसमें से 4 के मल्टीपल अलग निकाल दो कि 35 को 4 से डिवाइड कर दो। 35 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 3, बस जो रिमाइंडर आएगा वही लिख दो, क्योंकि बाकी सब तो 1 हो गया। आयोटा की पावर 4 के बाद क्या होती है? दोबारा शुरू हो जाती है, 4 पे आते ही 1 हो जाती है, फिर 8 पे आके फिर 1 हो जाएगी, 12 पे आके फिर 1 हो जाएगी, 16 पे आके फिर 1 हो जाएगी। तो ऐसी 4 के हर मल्टीपल पे आते ही वो 1 हो जाती है, तो बचेगी सिर्फ कितनी? 3 बचेगी ना। 35 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 3, बस। अब आयोटा क्यूब हमें पता ही है क्या होता है, माइनस आयोटा, सही है। तो मतलब कुल मिला के कितनी भी बड़ी पावर हो उसको हमें 1 पे लाना है। आयोटा की पावर फाइनल आंसर में 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपको आयोटा की पावर मिल जाती है यहाँ पे सपोज 46, तो 46 को 4 से डिवाइड करूँगा, अगर 46 को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा? 46 को 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो आपको दिख रहा होगा रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा? 2। और आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? -1। सही है, सिंपल है ना। क्योंकि आपको बताया फाइनल आंसर में आप आयोटा की पावर 2 नहीं छोड़ सकते, या तो आयोटा हो ही नहीं आंसर में चलेगा, अगर हो तो पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। मान लो आयोटा की पावर होती कुछ भी, फॉर एग्जांपल 23 होती, तो क्या करते? तो मैं इसको लेता, इसमें से 20 तो ख़त्म, 4 का मल्टीपल, इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 3, है ना। और आयोटा क्यूब इस माइनस आयोटा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। मान लो आयोटा की पावर 28 होती, तो ये तो 4 का मल्टीपल ही है 28, तो सीधी पावर क्या बचेगी? कुछ भी नहीं बचेगा। आयोटा ये 4 का मल्टीपल है, इसलिए इसकी सीधा वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। समझ गए? तो ऐसे आप आयोटा की कितनी भी पावर हो उसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेगेटिव पावर भी तो मिल जाती है कई बार। क्या मिल जाती है? नेगेटिव पावर। देखो फिर क्या करेंगे ऐसे में। मान लो आयोटा की पावर -1 लिखा हुआ है, आयोटा की पावर -1,
तो इसको अब ये अगर मान लो बुक में आपको कभी भी आयोटा की पावर -1 दिख गया किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ, या आपके आंसर में आ गया ये, तो आप ऐसे नहीं छोड़ोगे। आपको मैंने बताया अपने दिमाग में जो बात लिखने को कही थी कि आंसर में आयोटा की पावर 1 होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। या तो आयोटा होए ना आंसर में तो भी ठीक है, अगर हो आयोटा तो उसकी पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, तो ये -1 नहीं चलेगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है तो मैं इसको 1/आयोटा लिख सकता हूँ कि नहीं, नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है ना पावर। और जब भी आपको डिनोमिनेटर में आयोटा दिखे, अब ये बात को ध्यान से सुन लो, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा दिखेगा आप उसको रैशनलाइज करोगे। क्या करोगे? रैशनलाइज। तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया? आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा नीचे क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? -1, है ना। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं? -1। ऊपर तो आयोटा है ही, तो आंसर क्या आ गया कुल मिला के? माइनस आयोटा। तो जब भी आपको आयोटा की कोई भी नेगेटिव पावर दिखे, मान लो आपको ऐसे दिख गया आयोटा की पावर -33, तो क्या करोगे? इसको आप लिखोगे 1/आयोटा की पावर 33 पहले तो, क्योंकि नेगेटिव पावर है, नीचे ले आया पॉजिटिव हो गई। अब 33 पावर का आपको पता ही है क्या करना है। पावर अगर 33 है तो क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? सिर्फ 1। तो बस आयोटा की पावर कितनी रह गई? 1, मतलब आयोटा ही रह गया ना, 1 तो क्या ही लिखनी है पावर। आयोटा की पावर कितनी रह गई? 1। अब बताया था जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो क्या करोगे? रैशनलाइज कर दो। तो फाइनल क्या हो जाएगा? अब ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखूंगा तो क्या आ गया? माइनस आयोटा। सही है, समझ गए भाई फंडा। मान लो ऐसे मिल गई आयोटा की पावर -38, क्या करोगे? सबसे पहले इसको लिखोगे 1/आयोटा की पावर 38। सही है, आयोटा की पावर 38 है तो 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो कितनी पावर बच गई? बस 2। आयोटा की पावर 2 मतलब आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो ये तो सिंपल -1 ही आ गया। हो गया क्वेश्चन, सही है ना, हो गया। तो ये थी आयोटा की कहानी, ये है आयोटा। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे वापस, कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि नाम से ही है, कॉम्प्लेक्स है बहुत। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये दो ऐसे नंबर से मिलके बना है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किन दो नंबर से मिलके बनता है भाई? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनता है। उन दोनों से मिलके जो एक नंबर बनता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से। ठीक है, और जो इसकी स्टैंडर्ड शक्ल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है a+i/b। याद रखना, किसी भी नंबर की अगर ऐसी शक्ल है a+i/b जैसी, एक रियल नंबर लिखा है, एक और रियल नंबर है, उसके साथ आयोटा लिखा है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ देखिए 3 - 5 आयोटा, कुछ भी 5 + 6 आयोटा, तो ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। सही है, यहाँ पे a और b जो हैं वो दोनों रियल नंबर ही होते हैं। a और b जो हैं वो दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, a और b दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर। बस जिस रियल नंबर के साथ आयोटा लग गया वो अपने आप क्या बन गया? इमेजिनरी। इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पूरा बन गया ये इमेजिनरी बन गया। ठीक है ना, प्लस ये रियल है। समझ गए भाई बात। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या आप लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर था z = a+i/b। आपसे कोई पूछे REZ, REZ का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। तो z का रियल पार्ट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? a इज़ रियल पार्ट। ठीक है, कभी यूँ लिखा हो IMZ, IMZ का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? b। आयोटा b नहीं लिखना, आयोटा दिखा रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा क्या दिखा रहा है? कि ये पूरा इमेजिनरी है, कि इसकी रियल पे वैल्यू इतनी है, इमेजिनरी एक्सेस पे इसकी वैल्यू इतनी है। समझ गए?
कि जैसे मान लो z इक्वल्स टू ऐसे लिखा है 3 + 4 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3, के रियल एक्सिस पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी वैल्यू है 3। और अगर कोई पूछे IMZ, इमेजनरी z एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, वो 4 है। ठीक है, समझ गए भाई। -4 होता तो -4 लिख देता। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी किसी नंबर की शक्ल ऐसी हो, कुछ प्लस कुछ आयोटा, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा वाला जो है वो इमेजनरी पार्ट है, बिना आयोटा वाला जो है वो रियल पार्ट है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट जब भी पूछा हो तो आयोटा का कोफिशिएंट लिखना है। जैसे इसका इमेजनरी पार्ट पूछा हो तो आप 6 बोलोगे, 6 आयोटा नहीं बोलोगे। आयोटा का कोफिशिएंट इज इमेजनरी पार्ट। ये पूरा एक इमेजनरी नंबर है, इसका कोफिशिएंट बताना है जब आपसे इमेजनरी पार्ट पूछे। रियल पार्ट पूछे तो नॉन आयोटा वाला लिख ही देना है। समझ गए बात। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अब से हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब भी आंसर छोड़ेंगे उसकी स्टैंडर्ड शक्ल क्या बताइए आपको, उसकी स्टैंडर्ड शक्ल क्या बताइए a + आयोटा b। तो आंसर इसी शक्ल में होना चाहिए। तभी मैंने आपको बताया था आयोटा की पावर अगर 1 से ज़्यादा कुछ होगी तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करके पावर को 1 बनाओगे, फिर उस शक्ल में उस आंसर को छोड़ोगे। समझ गए। ये a और b 0 भी हो सकते हैं, क्या पता रियल या इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए मेरे भाई। चले आगे। देखो आप लोगों ने आज तक कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्लेन, x और y एक्सिस होता है जिसमें। अब ऐसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सिस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एक होता है रियल एक्सिस। क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस से जो प्लेन बनता है फिर उसको कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते, उसको आर्गन प्लेन कहते हैं। ठीक है, नाम याद रख लेना भाई, काम आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सिस कौन से होते हैं हमारे, इमेजिनरी और रियल। ठीक है, अब मान लो इस पे कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे कोई नंबर है, 1 2 3 सही है, नीचे -1 -2, इधर -1 -2। अब मान लो आपसे कोई पूछे कि z है एक 2 + 3 आयोटा, तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए z क्या है, एक कोऑर्डिनेट ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, कहाँ पे बनाना है, आर्गन प्लेन पे, जहाँ पे इमेजिनरी और रियल एक्सिस हैं। तो आपको कोई कहे z1 लिख देता हूँ इसको, चलो z1 दिखाओ इसमें कहाँ पे है, तो रियल 2 लेना है, इमेजिनरी 3 लेना है। आयोटा बस ये दिखा रहा है कि वो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है। अगर मैं आयोटा नहीं लिखता तो 2 + 3 लिख देता खाली। मान लो मैं आयोटा नहीं लिखता, 2 + 3 लिखता, तो आपको पता कैसे चलता कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। आगे पीछे भी तो कर सकता है ना बंदा। तो आयोटा इसीलिए लगाते हैं कि पता लग जाए रियल कौन सा है इमेजिनरी कौन सा है। तो रियल पे मुझे कितना लेना है 2, इमेजिनरी पे कितना लेना है 3, तो कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं आ जाएगा ना, रियल पे 2 इमेजिनरी पे 3। तो ये पॉइंट अपने आप में किसको दिखा रहा है, z1 को। तो समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट ही होता है अपने आप में। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक कोऑर्डिनेट है। जब आप कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट लिखते थे तो आप जब यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस होता था तो आप 2,3 लिखते थे, 2,3। तो ये अपने आप में एक प्रेजेंटेशन है ना, कि रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, कॉमा लगा के लिखो। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉमा लगा के नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं कि रियल नंबर 2 है प्लस इमेजिनरी नंबर 3 है, तो इमेजिनरी दिखने के लिए साथ में आयोटा लगा देते हैं। समझ गए। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बस एक कोऑर्डिनेट है आर्गन प्लेन पे। ठीक है, लिखा कैसे जाता है, इमेजिनरी प्लस रियल दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने का ये मतलब नहीं है वो दोनों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें ऐड कैसे हो सकती हैं। ये इमेजिनरी नंबर है, रियल ऐड तो हो नहीं सकता। जैसे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कॉमा लगा के लिख देते हो, कॉमा की जगह यहाँ प्लस लगाते हैं। प्लस यहाँ पे दिखा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, रियल इतना इमेजिनरी इतना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल में ऐड हो रहे हैं, ऐड तो हो ही नहीं सकते, इमेजिनरी रियल में थोड़ी ऐड हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। मान लो कोई और होता कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे z2 होता कुछ भी, सपोज -2 प्लस आयोटा होता, तो इसका क्या मतलब है कि इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट कितना है z2 का, -2,
इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है Z2 का? Z2 का इमेजिनरी पार्ट कितना है? आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो अगर इसको लोकेट करूँ ग्राफ पे तो कहाँ करूँगा? रियल पार्ट -2 ये रहा, और इमेजिनरी पार्ट 1, तो यहाँ कहीं आ जाएगा ना। देखो रियल -2, इमेजिनरी +1, तो ये अपना Z2 हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया अपना? Z2, सही है, -2 प्लस आयोटा। तो ये होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। आज मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये सारी बातें अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो, इनको पढ़ो एक बार ढंग से, 2 बार पढ़ो जब तक भेजे में नहीं घुस रही। फिर अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी एक एक छोटी से छोटी बात आपको लिख लेनी है भाई। सबसे ज़्यादा जो काम की बात है वो ये है कि आयोटा की पावर से कैसे खेलना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, बस इसको पढ़ो तसल्ली से। बाय।